ठीक है, तो अगर हम कहीं भी देखेंगे तो टोटल एनर्जी इज गोइंग टू रिमेन कंजर्व, इट इज ओनली गोइंग टू चेंज बिटवीन द फॉर्म्स, मतलब काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी ऐसा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें ये बात समझेंगे। लेट्स से इसको बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच टू न्यूक्लियस। closest approach to nucleus and you can say radius of nucleus। भाई जितना पास अगर मान लो कोई चीज पहुंच सकती है न्यूक्लियस के, तो हम मान लेंगे वो है ना, जितनी क्लोजेस्ट वैल्यू मिलेगी उसके हिसाब से वी कैन से दिस इज गोइंग टू बी रेडियस, है ना, है ना। जैसे मान लो किसी को किसी चीज का साइज नहीं पता हो, वो उसको मेजर कर रहा है ना, मेजर करने के लिए कोई रे वगैरह छोड़ रहा है, तो रे जहां से टकरा के वापस आ जाएगी हम कहेंगे वहां से वो स्टार्ट हो गया, राइट। समझ में आ रहा है ना ये बात, क्लोजेस्ट अप्रोच टू न्यूक्लियस एंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। मेनली यहाँ पे बात करनी है क्लोजेस्ट अप्रोच की। तो इन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल को यहाँ से छोड़ा, है ना, हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल। तो ये क्या है, अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या होता है, 2e। मास क्या है, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, राइट, या 4 AMU। ठीक है, इसको स्पीड कितनी दी हमने यहाँ से, इसको स्पीड दी लेट्स से v अल्फा। इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इनिशियल हाफ m अल्फा v अल्फा स्क्वायर। किसकी तरफ छोड़ा, मान लो किसी, है ना, फॉइल, कोई मेटल फॉइल ले ली हमने, है ना, किसी मेटल फॉइल पे छोड़ा। तो मेटल फॉइल पे क्या है, एटम्स हैं, एटम्स में क्या है, न्यूक्लियस है। लेट्स से दिस इज न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है ना। अभी होगा कि यहाँ पे क्या, ये भी पॉजिटिव चार्ज है ना, ये भी पॉजिटिव है। न्यूक्लियस इज नथिंग बट, न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होता है, चार्ज क्या हो जाएगा इसमें, Z इंटू ई। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे न्यूक्लियस में उतने नंबर ऑफ चार्ज हो जाएगा, है ना। जैसे मान लो कहीं पे सोडियम है, तो सोडियम में कितने प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन है। तो 11 प्रोटॉन के चार्ज कारण चार्ज कितना आएगा, 11e। आ रही है बात समझ में, से यस सुन लो। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, बताओ भाई, काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। भाई रिपल्शन लग रहा है, रिपल्शन लग रहा है, रिपल्शन लग रहा है। एक पॉइंट पे जाके मान लो, इस पॉइंट पे जाके ये जीरो हो गई काइनेटिक एनर्जी, है ना। इस पॉइंट पे जाके लेट्स से जीरो हो गई, तो हम बोलेंगे ये जो डिस्टेंस है कैपिटल आर, है ना, ये रेडियस ऑफ क्लोज न्यूक्लियस और क्लोजेस्ट अप्रोच हो सकती है, कि भाई यहाँ तक ये न्यूक्लियस यहाँ तक पहुंचा। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे लेट्स से ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, राइट, एंड ये पॉइंट है सी। सी पे क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है,
तो ये हमने एक कैपिटल आर डिस्टेंस ले ली कि भाई ये जो है ना यहाँ तक पहुंच पाया, राइट। इस पॉइंट पे जाके काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि भाई रिपल्शन लग रहा है, धीरे धीरे स्पीड कम होती जा रही है और खत्म हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी 0। ठीक है, अब समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हम एनर्जी कंजर्वेशन समझने वाले हैं तो पोटेंशियल एनर्जी को लेके चलते हैं। मान लो ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन सेम चार्जेस है। अगर मान लो ये बहुत दूर से आ रहा है ना, काफी दूर से भेजा गया है ना, इसके कंपैरिजन में ये जो डिस्टेंस है ये है ना, इस आर के कंपैरिजन में या साइज ऑफ लेट्स से जो एटम और एटम के कंपैरिजन में, एटम्स के कंपैरिजन में ये डिस्टेंस काफी ज्यादा अगर मान लें तो एक तरह से बोल सकते हैं ये इनफाइनाइट से आ रहा है। ठीक है, अगर मान लो ये इनफाइनाइट से आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, potential energy initial is going to be 0, k q1 q2 by r square, तो 0 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस, यहाँ पे चार्ज है आपका फाइनली, लेट्स से फाइनली वी आर गोइंग टू से, तो यहाँ पे चार्ज है आपका 2e का है ना, अल्फा पार्टिकल के कारण, यहाँ पे चार्ज है ze का, तो दो चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस, और उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, k q1 q2 by r, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं इसलिए यहाँ काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगी, k q1 की वैल्यू क्या रखेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे, q1 की जगह क्या रखेंगे 2e, q2 की जगह क्या रखेंगे ze डिवाइड बाई, इस r की जगह क्या रखेंगे कैपिटल R, यही डिस्टेंस है इनके बीच की, which is nothing but 2kze square by r। अब क्या लगाएंगे, एनर्जी कंजर्वेशन, तो फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन total energy initially is nothing but equals to total energy finally, है ना। तो टोटल एनर्जी इनिशियली कितना दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, which is nothing but काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। इस फॉर्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि टोटल चेंज डेल्टा काइनेटिक एनर्जी प्लस डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो इक्वल्स टू 0, है ना। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम क्या होगा, 0 होगा, मतलब, है ना, जो भी चेंज इसमें आ रहा होगा, राइट, उसका अपोजिट विद साइन अपोजिट आ रहा होगा पोटेंशियल एनर्जी में चेंज। ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा तभी तो 0 होगा, है ना, ऐसा ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, टोटल एनर्जी करने, बट ठीक है, अभी यहाँ पे लिख लो ये 0, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज नॉट 0, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज हाफ m अल्फा v अल्फा स्क्वायर प्लस 0 इक्वल्स टू 0 प्लस 2kze स्क्वायर बाई r। r की वैल्यू क्या होगी, r इधर ले गए, r इक्वल्स टू ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4kze स्क्वायर बाई m अल्फा b अल्फा स्क्वायर, एंड दिस इज योर फॉर्मूला। तो ये इससे हमें क्लोजेस्ट अप्रोच मिल गई, क्यों, क्योंकि k कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, m अल्फा कांस्टेंट है, अगर v अल्फा आपको पता हो सो यू कैन कैलकुलेट व्हाट इज द, है ना, रेडियस या फिर क्लोजेस्ट अप्रोच। समझ में आया, कोई दिक्कत, बोलो। सर वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखा है ना, वो क्या है, क्या मतलब, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी प्लस, इसी को इस तरह से लिख लिया है ना, है ना, ये क्या लिखा हुआ है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल,
तो इधर ले जाओ, ठीक है, हाँ सर। तुम इधर ले जाओ। ये क्या हाँ लिखा हुआ है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, है ना, चेंज यही होता है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, हाँ सर। बस। सर वो कांस्टेंट का के कैपिटल है। हम्म ओ, तो इससे क्या होता है कमलेश, इससे आपको रेंज मिलने लग जाएगी, है ना, इससे क्या होगा, एक आपको अप्रोक्सीमेट रेंज मिलने लग जाएगी। सो यू कैन से कि इस रेंज में आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ भाई इसके इस ऑर्डर में आपका रेडियस निकल सकता है ना। एग्जैक्ट रेडियस निकालना तो थोड़ा डिफिकल्ट है ना। चलते हैं, तो यहाँ पे ये रदरफोर्ड की पूरी बात हो गई। रदरफोर्ड के मैंने आपको बोला था ड्रॉबैक्स लिख लेना, लिख लिए थे आप लोगों ने? कितने लोग हैं जिन्होंने रदरफोर्ड मॉडल पूरा लिख लिया था, कंक्लूजन वगैरह, हाथ उठाओ। काफी लोगों ने नहीं लिखे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है जिन लोगों ने लिख लिया, बट जिन लोगों ने नहीं लिखे हैं उनको अभी मैं याद दिला रहा हूँ, ठीक है। रदरफोर्ड के आपको कंक्लूजन्स लिखने हैं, फाइंडिंग्स क्या थी एंड देन हाउ ही हैज मेड द मॉडल, ये सब ऐसा लिख, मतलब नोट्स ऐसे होने चाहिए जिनको तुम पढ़ो तो तुम्हें लगे कि हाँ ठीक है, कुछ है ना, कुछ हमने समझा सीखा, वरना सब उड़ जाता है ना। नोट्स बनाना बहुत उतना ही जरूरी है जितना रिवीजन करना। अच्छा रिवीजन तभी हो पाता है जब आपके नोट्स अच्छे बने, ठीक है। चलो, एंड एक बात और, हाँ, ये डेरिवेशन है। कमलेश वो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस नहीं, वो बोर मॉडल है, आपने रेडियस ऑफ एटम की बात करी है, ठीक है, विल कम टू दैट पॉइंट लेटर। ठीक है, तो ये रदरफोर्ड का मॉडल यहाँ पे खत्म हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स उनको आप लिख लो, है ना। जैसे आइसोटोप क्या होता है, आइसोटोप का मतलब ये है कि एटॉमिक नंबर सेम, सो वी कैन से सेम, और यू कैन से नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम, है ना। इन डिफरेंट न्यूक्लियस, और यू कैन से एटम्स, ठीक है। अगर न्यूक्लियस में सेम होंगे, राइट, तो एटम में भी सेम हो ही जाएंगे, राइट। प्रोटॉन कहाँ पे होते हैं, न्यूक्लियस में। एग्जाम्पल आपने बहुत सारे पढ़े हुए हैं, तो 1H1, 1H2 एंड 1H3, ऐसे कई सारे, है ना, आपको एग्जाम्पल पता है। और लेट्स से कार्बन 12, कार्बन 13, है ना, ऐसे कार्बन 14, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 18 काइंड ऑफ। कैन वी यूज दिस फॉर्मूला फॉर एनी चार्ज पार्टिकल, मतलब व्हाट इज योर डाउट, हाथ उठाओ।
हाँ भाई, सर ये जो फॉर्मूला आपने अभी दिया ना, R इज इक्वल टू 4k z², ये हम लोग सर क्या फाइंड आउट करने के लिए मतलब यूज करेंगे? क्लोजेस्ट अप्रोच टू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कितना मतलब लेट्स से क्लोज है, पास है, इसके लिए। ओके सर। एंड सर जो मैंने आपको चैट में मतलब वो भेजा था डेरिवेशन मतलब फॉर्मूला, वो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस फाइंड आउट करने के लिए रहेगा? नहीं बेटा, वो रेडियस ऑफ एटम में आएगा, बोर मॉडल से आया है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, समझा। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर एंड ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए। ठीक है, अच्छा हाँ, ये बात जरूरी है कि अगर मान लो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल की जगह मान लो प्रोटॉन छोड़ दिया जाए, है ना, तो ये फॉर्मूला सेम नहीं रहेगा। अगर कोई कहे कि हमने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की जगह प्रोटॉन छोड़ दिया है, बट कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, है ना। कॉन्सेप्ट क्या है? काइनेटिक एनर्जी m, मास ऑफ प्रोटॉन, है ना, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन का होल स्क्वायर, फाइनल क्या हो जाएगी 0, इनिशियल ये 0, ये फाइनल क्या हो जाएगी Q1 में केवल E आएगा अगर प्रोटॉन बम्बार्ड कर रहे हैं। मान लो प्रोटॉन बम्बार्ड करने का मतलब हाइड्रोजन न्यूक्लियस, है ना, हाइड्रोजन न्यूक्लियस लेके अगर कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q1 की जगह E आने लग जाएगा। ठीक है, एंड ये ZE, बस फिर से लगा दो। तो फॉर्मूले में जो चेंज होगा लेट्स से वो क्या होगा, बस ये 2 का फैक्टर नहीं आएगा, है ना, और यहाँ पे m अल्फा की जगह क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन। तो अगर मैं लिखूं लेट्स से फॉर इन केस ऑफ प्रोटॉन, ये आपको खुद ही करना है, बस मैं यहाँ पे रिजल्ट लिख दे रहा हूँ। इफ, है ना, इफ प्रोटॉन इज बम्बार्डमेंट, है ना, प्रोटॉन इज प्रोजेक्ट, तब फिर रेडियस क्या आ जाएगी 2kZe² बाई मास ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपको खुद से निकालना है ना, यही एनर्जी कंजर्वेशन दोबारा लगाना, आंसर ये आएगा। समझा दिया है मैंने क्या करना है ना, कॉन्सेप्ट सेम है। ठीक है, तो आइसोटोप का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम, आइसोबार्स का मतलब क्या है, मास नंबर सेम, मतलब n+p से, है ना, न्यूट्रॉन प्रोटॉन से, इन दोनों का एडिशन। ठीक है, तो फिर इसके बहुत सारे ऐसे एग्जांपल आप लिख सकते हो। नाइट्रोजन which is 714 and कार्बन 614। ठीक, वी कैन से उससे एक रेंज मिलेगी आपको, है ना, इज द क्लोजेस्ट अप्रोच इज रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, वी कैन से। अगर जो क्लोजेस्ट अप्रोच मिली ना, सबसे कम जो मिली है मैं तो हम बोलेंगे कि ये जो है ना, ये हमारी रेडियस ऑफ न्यूक्लियस हो सकती है। फिर वही बात है, जैसे मान लो आपको कोई चीज आपने नहीं देखी है, जैसे लेट्स से आपको ये नहीं पता है कि सी की डेप्थ क्या है, तो क्या करते हो, सोनार रेज भेजते हो, वो जहां से रिफ्लेक्ट होके आती है, आप कहते हो ये उसकी यहाँ पे होगा, है ना। या फिर आपने अपने टिश्यूज नहीं देखे हैं, एक्सरे भेजते हो, वो जहां से रिफ्लेक्ट होके इमेजिंग करते हैं, तो आप कहते हो यहाँ पे टिश्यू है, राइट। दैट्स हाउ डू यू मेक द इमेजिंग। वैसा ही है, अगर हमने अल्फा पार्टिकल छोड़े और वो वापस आए वापस, फिर उनकी इमेज बनेगी, तो वी विल बी सेइंग कि ये न्यूक्लियस है, उससे उसकी रेडियस का आइडिया लग जाएगा। क्लियर है भाई? धनराज, कोई डाउट? ठीक है, तो आइए आइसोबार ये सब पता है, लेकिन अब जो टर्म्स हैं वो शायद आप नहीं देखे होंगे, इसीलिए लिखा रहे हैं। तो अब है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम, क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम। ठीक है, तो जैसे अगर हम एग्जांपल ले सकते हैं, तो वी कैन से लेट्स से 6C13 and 7, है ना, and 14। यहाँ पे भी इनका डिफरेंस कितना आया 7, इनका यहाँ पे डिफरेंस कितना है 7, ऐसा करके लिख सकते हो। ठीक है, न्यूट्रॉन सेम, यहाँ पे याद क्या रखना है, आइसोटोन्स मतलब न्यूट्रॉन सेम।
फिर उसके बाद आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा, ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन सब किसके अंदर है? न्यूक्लियस के अंदर है। तो किसके बीच में ये न्यूट्रॉन सेम होगा? इन एटम्स, है ना, इन डिफरेंट एटम्स, राइट। अब इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है? इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में वी कैन आल्सो इंक्लूड्स, लेट्स से, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम इन एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। उन सबको क्या बोला जाएगा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर हम ले लें, so if I am going to say neon is isoelectronic with F minus, I can say this is isoelectronic with Na plus. ये ions हो गए, ये atom है neon, and I can say neon is also isoelectronic with HF. ठीक है, सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बाद एक और टर्म है आइसोस्टर्स। क्या होते हैं आइसोस्टर्स? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स as well as number of atoms are same in molecules. जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल N2NCO, N2 में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। सॉरी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 7 × 7 + 7 14, और एटम्स कितने हैं? 2। यहाँ पे एटम्स कितने हैं? 2, और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6 + 8 14। ठीक है, तो ये 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं दोनों में। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम। नियॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एटॉमिक नंबर कितना है? 10। न्यूट्रल है ये, तो जितने एटॉमिक नंबर उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 10 हो गए। फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, एक बाहर से आ गया, F- बना रहा है, तो 10 हो गए। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन थे, एक निकाल दिया। पॉजिटिव कब आएगा? जब निकालेंगे या डालेंगे इलेक्ट्रॉन को, है ना। Na से Na+ बना, तो क्या हुआ? एक निकाल देंगे, है ना, तभी तो ये बैलेंस होगा। यहाँ चार्ज 0 है, यहाँ पे देखो +1 है, तो यहाँ -1 होगा। ऐसे रिएक्शन हम लिख सकते हैं। सो वी हैव रिमूव्ड 1 इलेक्ट्रॉन। ये बात क्लियर है? रिमूविंग 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 11 - 1, बस 10। तो ये सब क्या हो गया? 10 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो गए। एनी डाउट यहाँ तक? फिर ये आइसोस्टर्स के बाद एक और टर्म होता है आइसोडायफर्स। हाँ बोलो भाई। सर एक बार आइसोस्टर्स एक्सप्लेन करो ना। नंबर ऑफ, आइसोस्टर्स। हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटम इज ऑलवेज न्यूट्रल कमलेश, एटम इज ऑलवेज न्यूट्रल। एटम पे कोई चार्ज थोड़ी ना होता है। ठीक है, आइसोस्टर्स मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज नंबर ऑफ एटम्स आर सेम। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज नंबर ऑफ एटम्स आर सेम इन मॉलिक्यूल। कोई दो मॉलिक्यूल हैं, उनमें नंबर ऑफ एटम्स एज वेल एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम हो जाए, तो ये N2 और CO हो गया, है ना। और लेट्स से एग्जांपल लिख लेते हैं इसमें, CO2 and N2O, कार्बन 6, ऑक्सीजन 8, 8 × 2 16 + 6 22। यहाँ पे N7, 7 × 2 14 + 8 22। कितने इलेक्ट्रॉन है? 22। कितने एटम है? एक कार्बन, 2 ऑक्सीजन, तो 3।
यहाँ पे 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन 3, तो नंबर ऑफ एटम सेम हो गए इस मॉलिक्यूल में, इन 2 मॉलिक्यूल्स में, और इलेक्ट्रॉन्स भी सेम हो गए, तो ये क्या हो गए आइसोएस्टर्स। अब नेक्स्ट है आइसोडायफर्स। क्या होते हैं आइसोडायफर्स? इसको बोलते हैं एक्सेस न्यूट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक्सेस, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। कितनी अच्छा, ये सबको पता होगा ये बात कि न्यूट्रॉन्स का रोल ये होता है कि वो न्यूक्लियस को स्टेबल बनाता है। न्यूट्रॉन्स का रोल होता है कि वो न्यूक्लियस को स्टेबल बनाता है, इसीलिए जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंक्रीज ज्यादा हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल, कैल्शियम में 20 प्रोटॉन है 20 न्यूट्रॉन है, मतलब 1:1 का रेशियो है। लेकिन जैसे ही हम 20 से कैल्शियम से आगे ही जाएंगे, जैसे आयरन पे चले गए, आयरन में क्या है 26, एटॉमिक नंबर 26, टोटल मास 56, तो 56 टोटल मास नंबर 56 आ रहा है, 56 माइनस 26 इज 30। सो यू कैन सी कि हम कैल्शियम से अगर आयरन तक पहुंचे हैं ना धीरे धीरे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में जो इंक्रीज हुआ उससे काफी ज्यादा इंक्रीज न्यूट्रॉन्स में हुआ। न्यूट्रॉन्स क्या हुआ, 20 से 30 पहुंच गए, प्रोटॉन्स 20 से 26 ही पहुंचे। कितनी बात समझ में आ रही है? तो ये क्यों होता है ऐसा? टू स्टेबलाइज न्यूक्लियस, है ना। न्यूट्रॉन्स का रोल होता है कि वो जो है ना, न्यूक्लियस को स्टेबल बनाते हैं, इसलिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ते हैं ज्यादा, राइट। अब इसी में हम बात कर रहे हैं कि वो कितने एक्सेस न्यूट्रॉन होंगे, मतलब है ना, प्रोटॉन से कितने ज्यादा है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन्स एक्सेस का मतलब क्या है, एक तरह से टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस प्रोटॉन्स। तो अगर आइसोडायफर्स का मतलब क्या है, n माइनस पी से, ठीक है। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात की जाए और उसमें फिर हम प्रोटॉन्स को सब्ट्रैक्ट करके जो न्यूट्रॉन्स एक्सेस आएगी, है ना, वो सेम हो जाए, ठीक है। अब ये क्या, कैसे, जैसे एग्जांपल लिखते हैं, लेट्स से 3Li7 and we can write, let's say 9 फ्लोरीन 19, let's say, इन दोनों को लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो n माइनस पी निकालना है तो पहले न्यूट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए, न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन, है ना, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग न्यूट्रॉन, n प्लस पी इज नथिंग बट a, तो n इक्वल्स टू a माइनस पी, इसको यहाँ डाल देते हैं, हेंस n माइनस पी इक्वल्स टू a माइनस पी मतलब a माइनस 2p, और यू कैन से a माइनस 2z, है ना। z इज एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन, n माइनस पी की वैल्यू a माइनस 2z हो गई। अब ये कैलकुलेशन आसान रह जाएगी, है ना। तो बस यहाँ से देख लेते हैं, a की वैल्यू क्या है 7, z की वैल्यू क्या है 3, a माइनस 2, z कितना हो जाएगा 7 माइनस 6 1, यहाँ कितना हो जाएगा 19 माइनस 18 1। क्लियर है? हाउ a माइनस 2z यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आंखें बड़ी बड़ी करके देखो कैसे आया, शुरुआत से समझाया है। n प्लस पी इक्वल्स टू a, n इक्वल्स टू a माइनस पी, n माइनस पी इक्वल्स टू, रख दो n की वैल्यू, समझ आया? चलो भाई, और कोई डाउट यहाँ तक? हाँ बोलो जस्ट। सर वो गलती से हैंड इरेज हो गया था। ठीक है, ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेट्स से एटॉमिक टर्म्स हैं, ये आप याद कर लो। आइसोटोन्स मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन सेम, है ना, आइसोटोप मतलब प्रोटॉन सेम,
आइसोबार मतलब n+p सेम है ना, ऐसे थोड़ा आसान रहेगा। यही डेफिनेशन है बेटा, द डिफरेंस बिटवीन n माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन इज सेम, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आइसोडाइपोल। द टर्म आई हैव यूज्ड इज न्यूट्रॉन्स एक्सिस, or you can say the difference between number of neutron and protons are same. Then कोई डाउट? कम्प्लीट जब भी हम कभी एटम से आयन बनाएंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे, ठीक है, आयन्स में। तो अगर सोडियम से Na+ बनाया तो अब Na+ क्या एटम है या आयन है, बताओ। बस डाउट है और कोई? चलो ये कुछ और बेसिक बातें कर लेते हैं। तो ये एटॉमिक टर्म्स आ गए। अब बात करते हैं थोड़ा वेव मतलब लाइट की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से पढ़ने से पहले थोड़े बेसिक टर्म्स हैं, इनको बोलते हैं वेव कैरेक्टरिस्टिक। वो भी पढ़ लेते हैं। तो जैसे अगर कोई वेव है वो इस तरह से मूव कर रही है, लेट्स से, है ना, अच्छा ऐसे मूव कर रही है, इसको बोलते हैं साइन वेव। क्या बोलते हैं? साइन ग्राफ ऐसे ही होता है ना, ग्राफ ड्रॉ किया साइन का, साइन थीटा। साइन 0 is 0, साइन 30 is 1/2, साइन 45 is 1/√2। ऐसे ड्रॉ किया होगा ना? अरे हाँ ना, जल्दी बोला करो यार तुम लोग। साइन 90 is 1। फिर क्या होता है साइन 90 के बाद घटना चालू होता है ना। साइन 90 जैसे साइन 120 होगा तो क्या हो जाएगा, साइन 120 is क्या होगा भाई बताओ, 180 - 60 साइन 60 कितना हो जाएगा, √3/2, है ना। ऐसे देखा है ना, करते जाएंगे। हाँ, ग्राफ ड्रॉ नहीं किया है, वैल्यू निकाले। अब देख लो यहाँ वैल्यूज, अगर ग्राफ ड्रॉ होगा ना तो वैल्यूज में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन से क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ये भी तो कंफ्यूजन होता है। अरे यार ये क्या हो रहा है, ठीक है, तो ऐसा कुछ है। फिर से चलो ड्रॉ बनाते हैं, तो बनाओ एक ग्राफ। इधर एम्पलीट्यूड है ना, y, वैल्यू आ रही है y, है ना, और इधर ये आपका है ना थीटा वैल्यूज है। साइन 0 पे 0, साइन 30 को क्या लिखते हैं, 30 मतलब π/6, ऐसा भी लिख सकते हैं पाई के फॉर्म में, ठीक है। 30 पे क्या हुआ 1/2। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिल रही है, 90 पे, तो मतलब 90 तक ये बढ़ा, है ना। मान लो ये 90 पहुंच गया, 90 पे मैक्सिमम 1 मिल गया हमें, ठीक है, राइट। फिर 1 के बाद क्या हुआ, ये फिर सिमेट्रिक ग्राफ है ना, जितना यहाँ तक था उस फिर वैसे ही आगे भी है ना, सिमेट्रिक ग्राफ। अरे यार ड्रॉ करना बड़ा मुश्किल है, अच्छा बस अज्यूम कर लो कि ऐसा है, ठीक है, ये इसके सिमेट्रिक है। तो अगर मैंने 30 डिग्री इस 90 के इधर चला, मैं जो वैल्यू मिलेगी
30 डिग्री इधर चलूंगा तो भी मुझे सेम वैल्यू मिलेगी, इसीलिए साइन 120 इज नथिंग बट साइन 60। समझ में आ रही है बात? सिमेट्रिक ग्राफ है ना, है ना, राइट। अगर मैं यहाँ से इस 90 से अगर 60 इधर चलूंगा, है ना, तो मैं 30 पे पहुंच जाऊंगा। तो 90 डिग्री से 60 इधर जाऊंगा तो क्या कहाँ पहुंच जाऊंगा? 150 पे पहुंच जाऊंगा। तो ऐसे साइन 150 निकालना हो तो क्या हो जाएगा? साइन 150 नथिंग बट साइन 180 माइनस थीटा, थीटा इज नथिंग बट 30, दैट इज साइन 30। फॉर्मूला आपको ऐसे आ गया। क्या फॉर्मूला सीखने को मिला आपको? साइन 180 माइनस थीटा इज नथिंग बट प्लस साइन थीटा, है ना। तो ये पूरा आपका फर्स्ट से लेके सेकंड क्वाड्रेंट तक खत्म हो गया 180 तक, और है ना 4 क्वाड्रेंट हुए। 0 to 90 सबको पता है सारे पॉजिटिव होते हैं, बट साइन 90 से, है ना, 90 से 180 तक भी पॉजिटिव है ना, ऊपर आ रहा है ना सारा के सारा वाई वैल्यू पॉजिटिव। 180 के बाद फिर किधर जा रहा है? निगेटिव, राइट। तो यहाँ पे भी निगेटिव, यहाँ पे भी निगेटिव। समझ आया ग्राफ? हाँ हेलो बोलो सर। सर। हाँ हाँ सर, तो फिर साइन 180 भी जीरो होगा? हाँ, साइन 180 भी 0 होगा, यस। ओके। ठीक है, तो एनीवे ये मुझे मैथ्स नहीं सिखाना है तुम्हें, बट दिस इज द ग्राफ, है ना, 0 से स्टार्ट हो गया ऐसे। इसको क्या बोलेंगे? साइन वेव, है ना, ऐसे बाई वेव तो आपको पता ही है कि ये ऐसे जा रही है, राइट। क्लियर है? मैं ये सब रब कर रहा हूँ, अगर ये लिखना है तो कहीं और लिख लेना। डन, ठीक है, चलो। हम किसकी बात कर रहे हैं? हमें बात करनी है यहाँ पे जो टर्म्स आपने सीखे होंगे वेव में, जैसे आपने सीखा होगा फ्रीक्वेंसी क्या होता है, आपने सीखा होगा वेवलेंथ क्या होता है ना, ऐसे छोटे छोटे टर्म सीखे होंगे। ठीक है, तो बस उन्हीं टर्म्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ, लेट्स से अगर हमें ट्रेवलिंग वेव लिखनी हो तो एक शॉर्टेस्ट लेट्स से आंसर क्या होगा, है ना, इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव, है ना। अगर यहीं पे लिख दे रहा हूं मैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव जो मूव कर रही है ना, ट्रेवलिंग वेव का मतलब जो ट्रेवल कर रही है ना। जैसे मान लो आपने एक रस्सी एक कहीं पे मान लो फिक्स की और दूसरा जो एंड है वो अपने हाथ में रखा और ऐसे पल्स छोड़ रहे हो, तो क्या होगा? साइन वेव बनेगी लगातार, ऐसे छोड़ते जाओ। करा होगा ना बचपन में, ये सबने किया है ना, नहीं किया तो कर लेना अभी। तो ऐसे साइन वेव बनेगी। तो इस ये जो वेव है ऐसे ट्रेवल कर रही है आगे की तरफ, राइट। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव क्या हो जाएगी? y इक्वल्स टू ए साइन थीटा। क्या हो गया? y इक्वल्स टू ए साइन थीटा। ठीक है, क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत? साइन थीटा की वैल्यू के हिसाब से यहाँ पे एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या मिलेगा? ए, राइट। मैक्सिमम लेट्स से डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन क्या हो जाएगा? ए, है ना। साइन थीटा की वैल्यू जहाँ पे 1 होगी वहां पे y क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, है ना, मैक्सिमम। चलो, तो अब यहाँ पे कौन कौन से टर्म्स हमें सीखने हैं। अच्छे, पहला टर्म लेट्स से समझते हैं वेवलेंथ। ठीक है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है ए साइन थीटा, है ना। थीटा को फिर रिप्लेस भी कर सकते हैं, सो दैट वी आर गोइंग टू सी लिटिल बिट लेटर, है ना, आगे हम पढ़ेंगे। वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। किससे? लैम्डा क्या होती है? तो जो हाईएस्ट पॉइंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। और जो लोएस्ट पॉइंट है जहाँ पे, उनको क्या बोलते हैं? ट्रफ।
ये हो गए ट्रफ्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब जैसे मान लो कोई वेव मूव कर रही है तो आप मीन पोजीशन नहीं बता सकते हो, है ना, एग्जैक्टली लेकिन आपको यू कैन इजीली हाईलाइट क्रेस्ट एंड ट्रफ्स, है ना। अभी कभी आपने सोचा होगा कि वेवलेंथ ऐसे ही क्यों डिफाइन की जाती है कि दो क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस ऐसे क्यों नहीं बताई जाती, किसी के दिमाग में आया कभी, है ना। जब भी डेफिनेशन आएगी वेवलेंथ की क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट। क्यों, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं है ये कहाँ स्टार्ट हुआ और ये कहाँ है। आपको क्या पता है, इजीली यू कैन आइडेंटिफाई हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट, हाईएस्ट एम्पलीट्यूड के पॉइंट और लोएस्ट एम्पलीट्यूड के पॉइंट, क्रेस्ट एंड ट्रफ डिफाइन कर सकते हो। तो वेवलेंथ क्या है फॉर्मूला, है ना, वेवलेंथ इज नथिंग बट लेंथ ऑफ ए वेव, लेंथ ऑफ अ साइकिल और यू कैन से वेव, ठीक है, which is nothing but distance between two consecutive is very important term, crest and troughs, two between consecutive crest और trough, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, लैम्डा। यूनिट क्या होगी, तो लेंथ है, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, और कौन सी यूनिट हो सकती है, सेंटीमीटर, और थोड़े छोटे लेवल पे जाते हैं क्योंकि एटम्स में हम बात करने वाले हैं इधर, राइट। तो दैट इज गोइंग टू बी, लेट्स से साइज भी छोटा है तो नैनोमीटर, नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर, 1 नैनोमीटर इज नथिंग बट 10⁻⁹ मीटर। और क्या होगा, 1 एंगस्ट्रॉम, तो क्या बोलते हैं, ऐसे ए के ऊपर नॉट लगा देना, इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या होता है, 10⁻⁻ मीटर, हेंस 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये सारी यूनिट हो गई। नेक्स्ट वेवलेंथ के बाद लेट्स से पढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी। अभी तक आपने फ्रीक्वेंसी को एफ से पढ़ा होगा, बट यहाँ पे एक नया टर्म दे रहे हैं नू, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज लाइक दिस, ठीक है। तो वी की तरह बनता है ना, हर बार ऐसे इतना परफेक्ट बनेगा नहीं, तो वी की तरह, है ना। तो फ्रीक्वेंसी इज नो, क्या होता है फ्रीक्वेंसी, बताओ भाई, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, है ना, सिंपल है, नंबर ऑफ साइकिल्स per unit time, so this can be second or minute, है ना, number of cycles per unit time, generally seconds, ठीक है। और we can say number of waves passing through a point in 1 second। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मान लो एक आदमी जो है ना ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो चक्कर लगा रहा है मान लो पार्क में, ठीक है। तो आई एम सीइंग कि मतलब 1 घंटे में वो कितने चक्कर लगाता है, दैट्स इट। तो क्या हुआ, एक तो मैं ये देख सकता हूँ कि उसने कितने बार ये राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है, कितने बार ये राउंड ऐसे उसने कंप्लीट कर लिया, और आई कैन कैलकुलेट भाई स्टार्टिंग से इतने राउंड कंप्लीट हो गए, है ना, इस पोजीशन पर टच कर लिया, मान लो 10 बार राउंड कंप्लीट कर लिया, सो आई विल से 10 साइकिल्स कंप्लीटेड, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 10 हो गई। और दूसरा क्या है कि किसी भी एक इमेजिनरी पॉइंट ले लिया और हमने बोला कि ये कितनी बार इससे पास होता है, हाउ मेनी टाइम्स दिस गाय इज पासिंग थ्रू दिस, तो एक चक्कर में एक बार पास होगा, तो 10 चक्कर में 10 बार पास होगा, तो जितनी बार पास होगा उतने नंबर ऑफ, है ना, उतने फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। क्लियर है, ठीक है।
अरे हाँ ना बोला करो यार, तुम लोग पता है बिल्कुल भी इंटरेक्टिव नहीं है। समझ में आ रहा है तो से यस नो, नहीं आ रहा है सर है ना, कुछ बोलो तो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ये हो गया। अब तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, व्हाट इज द यूनिट? नंबर ऑफ साइकिल है या नंबर ऑफ वेव्स की कोई यूनिट तो होती नहीं है ना। मैं बोलूँ 10 तो 10 एक नंबर ही है ना। आई विल नॉट से 10 मीटर 10 किलोग्राम, ऐसा कुछ उसकी यूनिट तो है नहीं। तो यूनिट क्या हो गई यहाँ पे, 1/सेकेंड, और यू कैन से सेकेंड इनवर्स विच इज कॉल्ड हर्ट्ज। ठीक है, तो इसकी यूनिट ये होगी फ्रीक्वेंसी 1/सेकेंड, और यू कैन से सेकेंड इनवर्स विच इज नथिंग बट हर्ट्ज, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, हर्ट्ज में। फिर है स्पीड और वेलोसिटी, है ना। फॉर लाइट है ना, स्पीड इज रिप्रेजेंटेड बाय c, and c is equals to 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन स्पेस। तो ये वैल्यू स्पेस में, हम जनरली स्पेस में ही लेंगे, यही वैल्यू लेंगे, तो ये वैल्यू फिक्स मतलब कांस्टेंट ही है एक तरह से। 3 into 10⁸, जितने भी क्वेश्चन आएंगे स्पेस में लिए जाएंगे तो 3 into 10⁸, इस तरह से स्पीड ऑफ लाइट। अब बताओ रिलेशन बिटवीन स्पीड, ठीक है, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। रिलेशन बिटवीन क्या होता है, फॉर्मूला बताओ भाई, किसी पढ़ा है ये सबने? नहीं पढ़ा है? अच्छा ये पढ़ा है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस मान लो फॉर वन साइकिल, फॉर वन साइकिल लेट्स से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, लैम्डा। स्पीड तो स्पीड ही रहेगी, टाइम क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड, विच इज नथिंग बट 1/फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगा वो क्या होता है, इसका टाइम पीरियड, विच इज नथिंग बट 1/फ्रीक्वेंसी। तो बस यहाँ पे लिख दो, तो लैम्डा इक्वल्स टू c बाई न्यू, और यू कैन से न्यू इक्वल्स टू c बाई लैम्डा। हाँ, और ये भी लिख सकते हो कि भाई स्पीड इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्डा, है ना, c इक्वल्स टू कुछ भी लिख लो यार घुमा के, मतलब न्यू इंटू लैम्डा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मोस्टली हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये न्यू इक्वल्स टू c बाई लैम्डा। चलो नेक्स्ट, तो हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ये वेवलेंथ ये देख लिया। अब क्या आता है नेक्स्ट, वेव नंबर। वेव नंबर इज नथिंग बट न्यू बार, इसको क्या बोलते हैं, न्यू बार। क्या होता है वेव नंबर, नाम से ही समझ में आ रहा है, नंबर ऑफ वेव्स।
है ना। तो ये है नंबर ऑफ वेव्स और यू कैन से साइकिल पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। मतलब अगर मैंने बोला लेट्स से, है ना, एक ऐसे वेव जा रही है, हमने रस्सी में ऐसे वेव जनरेट की है, मान लो ये रस्सी जो है 2 मीटर की है, तो 1 मीटर में कितनी कंप्लीट वेव्स बनी है यहाँ पे देखो। लेट्स से अगर हम मान ले इतनी बन रही है, तो एक ये बनी, दूसरी ये बनी, लेट्स से थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, तीसरी ये बनी, है ना। तो 2 मीटर में 3 वेव बनी, वेव्स बनी लेट्स से। तो 1 मीटर में कितनी बनी होंगी यूनिट लेंथ में 1.5 वेव्स, राइट। तो वेव नंबर क्या हो गया आपका 1.5, नंबर ऑफ वेव्स इन लेट्स से 1 मीटर। समझ में आया? ये समझाने के लिए नंबर ऑफ वेव्स ऑफ साइकिल पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब यूनिट लेंथ कई बार अलग अलग हो सकती है, आप कई बार 1 मीटर मान सकते हो, कई बार 1 सेंटीमीटर मान सकते हैं, तो इसीलिए इसमें यूनिट अलग अलग है। यूनिट क्या होगी, नंबर ऑफ वेव्स की तो कोई यूनिट नहीं होती, नंबर ऑफ साइकिल्स की यूनिट लेंथ की होगी, तो यूनिट हो जाएगी 1/सेंटीमीटर और यू कैन से मीटर इनवर्स, 1/सेंटीमीटर और यू कैन से सेंटीमीटर इनवर्स। जनरली यही दोनों यूनिट बहुत ज्यादा कॉमन है, ठीक है। और इसके कारण वेव नंबर कंप्लीटली, है ना, आंसर चेंज हो जाएगा। जैसे अभी हमने देखा कि 3 वेव्स थी इन 2 मीटर रेट से, राइट, 3 वेव्स इन 2 मीटर, तो 1 मीटर में कितनी थी 1.5 वेव्स। अगर इसको सेंटीमीटर में लिखते तो क्या लिखते 1.5 वेव्स इन 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितनी हो जाएंगी 1.5 इंटू 10⁻²। सो यू कैन सी, है ना, ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि आपने यूनिट कौन सी ली है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? है ना, आपने मीटर में देख रहे हैं या आप सेंटीमीटर में देख रहे हैं, उसके हिसाब से नंबर ऑफ वेव्स इज गोइंग टू बी डिफरेंट, ठीक है। क्लियर है ये बात? तो वेव नंबर इज नथिंग बट, अच्छा वेव नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल फॉर्मूला है, न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। सर वो हाँ, ऊपर का थोड़ा लिखना रह गया था, तो ऊपर कोई का लिख एक मिनट बस बता रहे हैं ऊपर, ठीक है। फॉर्मूला है न्यू बार इक्वल टू 1, लिख लो भाई सब।
ठीक है भाई, हो गया सब कंप्लीट, डन। तो वेव नंबर इज नथिंग बट, अगर वेव नंबर देखा जाए तो क्या है, नंबर ऑफ वेव्स इन वन यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, ठीक है। हाँ बोलो। सर फिर वेवलेंथ और वेव नंबर में क्या डिफरेंस रहेगा? वेवलेंथ एक वेव की लेंथ है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो एक वेवलेंथ, एक वेव की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, मान लो, है ना। और हम बोल रहे हैं 1 मीटर में कितनी वेवलेंथ, कितनी वेव्स होंगी, है ना। मान लो यूनिट लेंथ, यूनिट जो लेंथ मान रहे हैं वो 1 मीटर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर ये फॉर्मूले से लिखेंगे तो न्यू बार इक्वल्स टू 1/10, बट यूनिट क्या लिखनी है, सेंटीमीटर की मीटर, तो मीटर। तो अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो तो 10⁻⁻² मीटर आ गया। लैम्डा को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो ये कितना हो जाएगा, 1/10⁻⁻1 विच इज इक्वल्स टू 10। और ऐसे लॉजिक लगाओ, 10 सेंटीमीटर की एक वेव है तो 1 मीटर में कितनी हो जाएंगी, 10। यस सर, हाँ। समझ में आया? यस सर। आपको ये कन्वर्जन जरूर करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमने मीटर लिया है, 1 मीटर, है ना, यूनिट लेंथ। चलो, ये हो गए कुछ टर्म्स। अब एक नेक्स्ट, लेट्स से लास्ट टर्म है जिसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। अच्छा, मैं सब लोगों को ये पता है ना कि कहाँ से वीडियो लेक्चर देखने हैं, सबको लिंक पता है, कोई है जिसको नहीं पता है? सबको पता है ना कि कहाँ पे केमिस्ट्री वाले लेक्चर दिखेंगे, ठीक है, राइट। भाई जिसको नहीं पता है वो सर्च करें, है ना। मिल गया था ना शिवम तिवारी केमिस्ट्री से यूट्यूब पे, यूट्यूब पे बस आपको सर्च करना है शिवम तिवारी केमिस्ट्री, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, ठीक है। और सब कुछ पब्लिक है ना, क्योंकि हम उससे कुछ, मुझे लगता है आसान रहता है, मतलब ठीक है। पास टू लेक्चर आप तो देख लेना वहीं से, ठीक है, आसान रहता है, आप कोई भी कभी भी लेक्चर देख सकते हो, ठीक है। प्लेलिस्ट ढूंढना नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, और प्लेलिस्ट में बनाऊंगा, राइट, आई विल मेक बैच 59 नाम से। किससे? बैच 5, ठीक है। वैसे तो आपका 4 बैच है, लेकिन मैंने पहले कुछ लिंक डाले हैं बैच 4 के नाम से, तो इसलिए बैच 59 से बनाऊंगा, ठीक है। प्लेलिस्ट आप ढूंढ लेना, ठीक है। अब जितने भी लेक्चर आएंगे सब बैच 5 के नाम से आएंगे, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है। ये आपका हो गया, है ना, बीच वाली पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये आपका एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है। इसमें एक बात याद रख सकते हैं, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी समझते हो, इंटेंसिटी समझते हो, क्या होता है इंटेंसिटी? जैसे मैं बोलूं कि कोई भी लाइट बहुत इंटेंस है, अच्छा पावर, ओके, तो इंटेंसिटी का मतलब है ब्राइटनेस, बहुत इंटेंस है मतलब ब्राइटनेस ज्यादा है। ब्राइटनेस ज्यादा होने का मतलब क्या है, कि नंबर ऑफ, लेट्स से जो लाइट की जो लाइट निकल रही है वो नंबर ज्यादा है ना। कहीं डिम लाइट है, कहीं ज्यादा लाइट है, इसका मतलब क्या है, ज्यादा नंबर ऑफ लाइट। उसको आप पावर से जोड़ सकते हो, ये बात सही है, पर इंटेंसिटी इज नथिंग बट ब्राइटनेस, ठीक है।
एंड ब्राइटनेस का मतलब क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स emitted पर यूनिट टाइम। एक सेकंड में कितने फोटॉन्स निकल रहे हैं ये ब्राइटनेस बता रहा है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स निकलेंगे, फोटॉन्स क्या होते हैं, फोटॉन्स पे आएंगे थोड़ी देर में, बट अभी के लिए इतना समझ लो कि फोटॉन्स इज नथिंग बट लाइट के पार्टिकल। फोटॉन्स क्या है, लाइट के पार्टिकल है। सो नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर यूनिट टाइम, लाइट के पार्टिकल जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स निकले पर यूनिट टाइम में उतनी ब्राइटनेस ज्यादा। ठीक है, और यहाँ पे एक फॉर्मूला है कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आगे याद आए, काम आएगा, तो अभी बस इतना लिख लो। ठीक है, इंटेंसिटी तो जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा उसकी ब्राइटनेस भी ज्यादा उस लाइट। ठीक है, ये तो हो गई वेव कैरेक्टरिस्टिक। अब चलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज नथिंग बट EMR शॉर्ट में, एंड विच इज नथिंग बट लाइट। जब हम लाइट की बात करते हैं, सनलाइट, वो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। इसके अकॉर्डिंग टू लेट्स से वेवलेंथ, उसके हम कुछ पार्ट बता सकते हैं, कुछ रेंजेस हैं। मतलब लाइट इज द मिक्सचर ऑफ अ लॉट ऑफ लेट्स से वेवलेंथ्स, है ना, बहुत सारी वेवलेंथ है उसमें। जैसे आपने देखा होगा अल्ट्रा वायलेट लाइट है ना, इंफ्रारेड है। तो इसी तरह से हम यहाँ समझते हैं, तो लाइट के कुछ पार्ट हैं, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के हम बोल सकते हैं लाइट के कुछ पार्ट हैं। क्या क्या पार्ट हैं, तो उसमें है कॉस्मिक रेज, let's say we can say gamma rays, X rays। ठीक है, एक्स रेज के बाद लेट्स से यूवी रेज, विजिबल लाइट जो हम देख पाते हैं वो ये है विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। ठीक है, ये इस तरह से हम लाइट के कुछ पार्ट हैं, अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ वी कैन ब्रेक इट। इसमें जो पार्ट हमें पढ़ना है, अच्छा इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, वेवलेंथ बढ़ रही घट रही, कोई बताएगा, है ना, फ्रॉम कॉस्मिक टू इंक्रीजेस। एम्पलीट्यूड ये है ना भाई, ये अगर मान लो है तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक इस पोजीशन पे, ये एम्पलीट्यूड। ठीक है, ठीक है धनराज, चलो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेवलेंथ इज इंक्रीजिंग।
जिसमें हमें सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ना है वो है विजिबल लाइट, तो इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। वेवलेंथ अच्छा इंक्रीज हो रही है, अभी आपने फॉर्मूला देखा था, तो न्यू इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा, अगर लैम्डा बढ़ेगा तो न्यू घटेगा, और वी कैन से फ्रीक्वेंसी है ना डिक्रीजिंग, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में वेवलेंथ बढ़ रही है और यू कैन से फ्रीक्वेंसी घट रही है। अब थोड़ा विजिबल समझते हैं। विजिबल लाइट जो है तो हम देख रहे हैं इसमें सारे कलर्स हैं, दैट इज फ्रॉम 3800 एंगस्ट्रॉम से लेके अप्रोक्सीमेटली, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है 7600 एंगस्ट्रॉम, ये एक रेंज है 3800 एंगस्ट्रॉम से लेके 7600 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसके बीच में ही बस विजिबल लाइट है, इसके अलावा जो भी वेवलेंथ है वो सब हम नहीं देख सकते। हमारी जो आंखें हैं वो बस इतना ही देख सकती हैं इसी रेंज में। तो एक बहुत छोटा पार्ट हो गया लाइट का, एक बहुत छोटा पार्ट ही विजुअल लाइट होगा, ठीक है। 3800 एंगस्ट्रॉम से लेके 7600 एंगस्ट्रॉम। कलर क्या होते हैं, तो शॉर्ट में याद रखने का तरीका है विबग्योर, दैट इज नथिंग बट वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो वॉयलेट कहाँ पे है 3800 एंगस्ट्रॉम, रेड कहाँ पे 7600 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे भी अगर हम यहाँ इधर से लेंगे यहाँ से यहाँ तक लैम्डा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो इसीलिए वॉयलेट के पीछे वाला क्या बोला जाता है, अल्ट्रा वॉयलेट। एंड रेड के आगे वाला इंफ्रारेड, याद रहेगा ऐसे। इसके इधर इंफ्रारेड, और ये आ गया आपका विजिबल लाइट। अच्छा ये बताओ थोड़ा सा, ये ऐसे कॉमन चीजें पूछ रहा हूँ कि जैसे अगर आपको ये पता होगा ना कि हमको कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखते हैं, ये बात तो पता होगी। हाँ ना, कुछ तो बता दो। ये बात नहीं पता। जैसे मान लो कोई एक सब्सटेंस है, जैसे इमेजिन करो ये ब्लैक है, तो उस पर जो भी लाइट गिरी वो सारी की सारी एब्जॉर्ब हो गई, पूरी की पूरी लाइट जो है वो सारी की सारी एब्जॉर्ब हो गई, राइट। पूरी की पूरी लाइट का मतलब है व्हाइट लाइट, पूरी की लाइट का मतलब है सारी लाइट मिलके क्या बनाती है, व्हाइट कलर, सब जुड़ जाएंगी तो उसको क्या बोलते हैं, विजिबल लाइट जो बनती है जो हम देखते हैं उसको क्या बोलते हैं, व्हाइट लाइट, व्हाइट कलर होता है ना। प्रिज्म में देखा होगा, लाइट गई तो उसको क्या बोलते हैं, व्हाइट कलर की लाइट गई और है ना क्या बन गया, कलर में टूट गई, है ना। तो उसके अंदर व्हाइट लाइट के अंदर सारे कलर, तो ये व्हाइट लाइट जो है वो पूरी की पूरी एब्जॉर्ब हो गई, तभी तो हमें ब्लैक कलर दिख रहा है, कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट ही नहीं हुई, समझ में आया। तो व्हाइट का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या हुआ, ब्लैक, इसीलिए हमें क्या दिख रहा है, ब्लैक। अब जैसे समझो ये जो लाइट है ना यहाँ पे गिरी, जो भी लाइट एब्जॉर्ब होती है उसका अपोजिट कलर हमें दिखता है, जो भी लाइट एब्जॉर्ब होती है उसका क्या होता है, अपोजिट या कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिखता है। तो एब्जॉर्ब क्या हुई, पूरी की पूरी व्हाइट लाइट एब्जॉर्ब हुई इसलिए ब्लैक दिखा। मान लो हमें कुछ भी एब्जॉर्ब ही नहीं हुआ, एब्जॉर्ब ही कुछ नहीं हुआ, है ना, कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं हुआ मतलब ब्लैक एब्जॉर्ब हुआ एक तरह से, तो हमें क्या दिखेगा, सब कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो हमें क्या दिखेगा, हमें क्या दिखेगा, व्हाइट। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं,
तो वही ये होता है कि कहीं पे भी कोई भी लाइट गिर रही है, देखो किसी भी सब्सटेंस पे कोई भी लाइट गिरेगी तो उसमें तीन चीजें होती हैं, या तो वो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, उसमें क्या होगा, थोड़ा सा वो लाइट आपकी जो भी गिरी वो रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ लाइट एब्जॉर्ब होके पास ऑन हो जाती है ना, मतलब ये कुछ कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी, लाइट का मतलब एनर्जी है, तो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई और कुछ एनर्जी पास ऑन हो जाती है, मतलब उससे के थ्रू पास होके निकल जाती है, ठीक है, राइट। ये मैं बस कॉमन नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, तो आपको याद रखना है कि जो कलर हम सी हैं देखते हैं, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ, है ना, एब्जॉर्ब्ड लाइट, color of any object which we see is nothing but, है ना, complementary color of, है ना, complementary color of colored light absorbed by object। तो अगर ऑब्जेक्ट ने कि सारी की सारी लाइट, व्हाइट लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर ब्लैक दिखेगा, अगर उसने कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं किया तो वो पूरा का पूरा व्हाइट दिखेगा। तो व्हाइट एंड ब्लैक तो बहुत आसान है। बाकी सारी कलर के लिए एक पाई चार्ट बनाते हैं जो कि अप्रोक्सीमेटली ट्रू है, एग्जैक्टली ट्रू नहीं है ना। इसको स्टार्ट करेंगे वॉयलेट से, वॉयलेट, यहाँ पे इंडिगो, ब्लू, इसको 6 रीजन में ऐसे तोड़ लिया एक सर्कल को, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ऐसे तोड़ लिया, ठीक है। तो अगर किसी ने येलो लाइट एब्जॉर्ब की है ना, तो उसका अपोजिट कलर क्या हुआ, वॉयलेट, तो वो दिखेगा कैसा, वॉयलेट। अगर किसी ने ऑरेंज लाइट एब्जॉर्ब की है तो वो कैसा दिखेगा, ब्लू। अगर किसी ने रेड लाइट एब्जॉर्ब की है तो वो कैसा दिखेगा, ग्रीन। समझ में आ रहा है, ऐसे ऐसे एक अप्रोक्सीमेट आइडिया लग सकता है। ये एग्जैक्टली बहुत एक्यूरेट नहीं है बट इट विल गिव यू सम आइडिया। तो आईआईटी में एक क्वेश्चन पूछा गया था इस पे सबको। अच्छा ये बात पता है कि आयोडीन वॉयलेट होता है, ये बात पता है, आयोडीन का कलर वॉयलेट होता है और फ्लोरीन का, ठीक है, येलो। ठीक है, ये कलर है। तो क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन ये था, आईआईटी ने पूछा था कि, है ना, कलर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड by iodine and fluorine is, है ना, कलर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय आयोडीन एंड फ्लोरीन इज नॉट द, हम जो देख रहे हैं वो नहीं, है ना, दिस इज कलर वी सी। तो क्या था उसमें, ऑप्शन उल्टे भी थे, है ना। एक ऑप्शन ऐसा था कि ये वॉयलेट आयोडीन के लिए लिखा था, येलो, तो कई बच्चे वही लिख के आए थे, जबकि उल्टा है ना। अगर येलो दिख रहा है तो वो क्या होगा, वॉयलेट होगा, वॉयलेट एब्जॉर्ब हुआ होगा, है ना। अगर येलो दिख रहा है तो कौन सा ऑब्जर्व हुआ होगा, वॉयलेट, और वॉयलेट दिख रहा है तो कौन सा एब्जॉर्ब हुआ होगा, येलो। तो आंसर क्या था, है ना, एब्जॉर्ब के लिए आंसर क्या था, I2 के लिए येलो। तो आयोडीन के मॉलिक्यूल जो है वो कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, येलो। समझ में आया, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे।
राइट। ये कुछ था ऐसा जो अभी हमें जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपको बस समझा दिया है, ठीक है। तो हमारी आंखों पे जो लाइट पड़ रही है वो एक्चुअली होता क्या है, जैसे मान लो मैं कहूँ कि ये मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, वो हमें वॉयलेट दिख रहा है वॉयलेट, है ना। तो क्या हुआ, इसमें जो लाइट्स गिरी है ना, जो भी व्हाइट लाइट गिरी इस पे, उसमें से कुछ सेलेक्टिव, लेट्स से येलो जो है लाइट्स एब्जॉर्ब हो गई, तो बाकी सारी लाइट क्या करेंगी, मिलेंगी, और बाकी सारी लाइट मिलके क्या करेंगी, येलो का कॉम्प्लीमेंट्री कलर बनाएंगी। येलो का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होगा, वॉयलेट, इसीलिए हमें वॉयलेट दिख रहा है। ज्यादा हो गया, ऊपर से चला गया। सर गलती से वो हैंड रेज ही हुआ था, वो डाउन करना भूल गया। इंडिगो के लिए कॉम्प्लीमेंट्री कलर ये क्या हो जाएगा, येलो और ऑरेंज के बीच में आ जाएगा, येलो ऑरेंज भी लिख सकते हैं। अगेन मैंने क्या बोला, ये मेरे को अप्रोक्सीमेट आइडिया देता है, एग्जैक्ट आइडिया नहीं देता है ना। क्या दे रहा है, अप्रोक्सीमेट आइडिया। तो ये ऐसे इतने इजी चार्ट से अगर चीजें आसान हो जाती तो कितना हो जाता होता, लेकिन इससे तुम्हें थोड़ा आइडिया लग गया, ठीक है। और डाउट किसका है, स्वयं, यस बोलो स्वयं। सर तो फिर अगर मतलब येलो लाइट एब्जॉर्ब हो रही है तो बस वॉल हम लोग को वॉयलेट दिखेगा, तो हाँ मतलब वॉल कोई भी कलर का हो सकता है क्या, या नहीं तो वॉल नहीं नहीं, वॉयलेट ही होगा? वॉयलेट ही होगा ना, तभी हमें जो है दिख रहा है, राइट। मतलब कोई चीज जिस कलर की दिख रही है उसी कलर की तो मानते हैं, लेकिन यहाँ स्टोरी ये है कि वो कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करेगी, क्या वो वॉयलेट लाइट एब्जॉर्ब कर रही है या येलो लाइट एब्जॉर्ब कर रही है। तो जो कलर हमें दिख रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर एब्जॉर्ब हो रहा है उस ऑब्जेक्ट के द्वारा, बस इतना याद रखना है, ठीक है। चलो ओके, ठीक है, आज के लिए काफी है। तो अपन कल पढ़ेंगे थोड़ा और आगे, क्या जैसे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे। आपको क्या पढ़ना है, हाँ आपको कुछ होमवर्क है, आपको पढ़ के आना है डुअल नेचर ऑफ लाइट, है ना, सर्च करो, है ना। उसमें मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा थोड़ा हिंट। तो वेव नेचर होता है, इसको देख के आना है ना, गूगल पे सर्च करो कहीं पे भी, थोड़ा थोड़ा पढ़ के आना। पार्टिकल नेचर, वेव नेचर के एग्जांपल हैं, ये टर्म्स लिख लो, इनको इनको सर्च करना है। डिफ्रैक्शन, क्योंकि ये सब फिजिक्स में है, मैं बहुत ऊपर ऊपर से जाऊंगा, मैं इनको बहुत समझाऊंगा नहीं, इसलिए आपको खुद पढ़ना है। डिफ्रैक्शन, फिर है आपका इंटरफेरेंस, ठीक है। ये दो दो टर्म देख के आने हैं, डिफ्रैक्शन क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है। और यहाँ पे ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक, ये चारों टर्म्स थोड़े थोड़े आपको समझ के आने हैं, देख के आने हैं कि ये होते क्या है, ठीक है भाई, कर लोगे इतना, यस। ठीक है, ये पार्ट लाइट वाला, डुअल नेचर ऑफ लाइट, तो नेक्स्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। चलो ठीक है, बाय।